कल कुछ काम जरा करने के लिए कर लिया आप लोगों ने, तो फिर 4 बैठ गए। मैं तुम्हारे भले के सोचता हूँ यार। ओके, तो टुडे आवर एम इज टू कंप्लीट दिस चैप्टर। ठीक है, हो सकता है क्लास एक्सटेंड करनी पड़े। तो इतने बच्चे कहाँ से आने वाले हैं? तो कल जो हमने डिस्कस किया था, आगे समझ आपको? हाँ ना, कुछ तो बोलो। नहीं आया तो सुनाऊंगा, आ गया तो आगे बढ़ूंगा। तुम शर्म की बात नहीं बोलती, मेरी पर्सनैलिटी डरावनी। डरावना तो नहीं है, काफी लोग मुझे प्यार करने वाले। मैं कह रहा हूँ, हो सकता है कि करनी पड़े, हो सकता है ना करनी पड़े, तुम घबरा रहे हो। हाँ, हाँ, ये कहाँ पड़ता है? एक ही बात आती है। मैं तो बोलता कुछ, तुम बोलना पहले शुरू कर देते हो। छोड़ दो मजा, कल ही तो आए थे। चलो, मैं कह रहा हूँ करनी पड़ सकती है, ये नहीं है कि कर लूंगा। ओके, तो अब हमने कुछ और डिस्कस करनी, किसी के हमारे में 3 टॉपिक हैं। हमारे पास 3 टॉपिक बचे करने के लिए इस चैप्टर में। एक टॉपिक है आपका सैलिनिटी, एक टॉपिक है आपका टेम्परेचर, और एक है हमारा सी फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन। सबसे डिफिकल्ट ये वाला है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। इसमें क्वेश्चन एक ही आता है, वो आता है रिगार्डिंग अबाइजल प्लेन्स, तो वो हम डिस्कस कर लेंगे अबाइजल प्लेन्स क्या होते हैं। ठीक है, ये चीज बहुत आसान है, और क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो आपका चैप्टर है ओशनोग्राफी का, इसमें 3 पार्ट बचे हैं। एक है सैलिनिटी, मतलब कौन सी ओशन जगह सैलाइन है। ठीक है, कौन सी एवरेज सैलिनिटी होती है आपकी, उसकी यूनिट क्या होती है, जब हम डिस्कस करें यहाँ पर टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ठंडा पानी का होता है, नीचे होता है सरफेस पे होता है। ठीक है, तो एक लाइन भी होती है। ठीक है, तो वो तो हम डिस्कस करेंगे, काफी है डिस्कस करने के लिए आज। तो सबसे पहले आप हेडिंग दो सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर। सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर। देखिए, सैलिनिटी इज अ टर्म, राइट डाउन फर्स्ट वन। देखिए, सैलिनिटी इज अ टर्म used to define, salinity is a term used to define the total content of, dissolved salts in seawater. Total content of dissolved salts in seawater. ठीक है, तो देखिए, it is calculated as the amount of salt, ब्रैकेट में लिखो in grams, dissolved in 1000 grams, dissolved in 1000 grams of seawater. ठीक है,
तो 1 kg यानी कि आपका 100 ग्राम सी वाटर में कितना ग्राम सॉल्ट है, वो क्या होता है उस पानी की सैलिनिटी। ठीक है, 300 ग्राम भी हो सकता है, 300 ग्राम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कितना एवरेज है वो हम डिस्कस करेंगे। तो आप लिखो इट इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज पार्ट्स पर 1000। होता है कुछ ऐसा केमिस्ट्री में भी। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, आपका पार्ट्स पर 1000 को हम ऐसे एक्सप्रेस करते हैं। It is expressed as parts per 1000 or PPT और PPT। तो क्या है आपकी यूनिट सैलिनिटी की? PPT, पार्ट्स पर 1000। ठीक है, लिखिए सैलिनिटी ऑफ 24.7 parts per 1000, salinity of 24.7 parts per 1000 has been considered as the upper limit, to demarcate brackish water, तो किसी पानी को अगर हमें खारा पानी घोषित करना है, नमकीन पानी घोषित करना है, तो उसमें कितनी कंटेंट होना चाहिए सॉल्ट का? 24.7 पार्ट्स पर 1000। ठीक है, ब्रैकिश वाटर का आपका खारा पानी होता है। ठीक है, और फ्रेश वाटर का आपका मीठा पानी। तो ऐसा नहीं है कि सैलिनिटी आपके सिर्फ सी वाटर में होती है, सैलिनिटी आपके रिवर, पॉन्ड्स, लेक्स में भी हो सकती है। ठीक है, नॉर्मल है यार, आपका बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं जो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। अगर आपके पानी में एसिड रेन भी गिर रही है, ठीक है, तो तभी भी आपका पानी में क्या हो सकता है, कुछ सॉल्ट का कंटेंट मिक्स हो सकता है आपका। तो इसीलिए आपका नॉर्मल पानी भी आपका सैलाइन हो सकता है, लेकिन अगर किसी पानी को अपने एक्चुअल में खारा पानी घोषित करना है, तो कितना चाहिए उसके सैलिनिटी आपको? 24.7 पार्ट्स पर 1000। मैंने आपका यहाँ तक। अब हम लिखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग the salinity, factors affecting the salinity डैश देके लिखो। पहला देखो, अब ये एक ऐसी चीज है जो मैं इनफॉर्मली आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, और आपने भी काफी अच्छे जवाब दिए थे, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप अपने मन से बताओ कि क्या क्या चीजें आपको याद है, कि क्या अगर एक ओशन वाटर का पानी सलाइन है, ठीक है, या उसमें सलाइन का कंटेंट बहुत कम है, तो उसमें क्या क्या कारण हो सकते हैं आपके बताओ। नंबर ऑफ रिवर्स जो उसमें अपना पानी डिपॉजिट कर रहे हैं, और इक्वेटर के पास तो क्या होगा, इवेपोरेशन ज्यादा होगी, तो पानी में कितना कंटेंट बचेगा आपका सॉल्ट का? बहुत ज्यादा कंटेंट बचेगा। ठीक है, और अगर आपका जो बाउंड्री, अगर आपकी कोई जो सी वाटर है उसकी बाउंड्री है आपकी, तभी भी उसमें सैलिनिटी क्या होगी आपकी? ज्यादा होगी। तो डिस्कस करते हैं इनके बारे में। तो पहला फैक्टर लिखो, इवेपोरेशन एंड प्रेसिपिटेशन। पहला फैक्टर क्या है? इवेपोरेशन एंड प्रेसिपिटेशन। अगर किसी जगह में बहुत सारी बारिश होती है, तो इट मींस दिस एरिया इज गेटिंग हाई प्रेसिपिटेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेसिपिटेशन? प्रेसिपिटेशन मींस द डाउनफॉल ऑफ वाटर। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर होता है वो कंडेंस होता है और जमीन पे गिरता है इन द फॉर्म ऑफ रेन ड्रॉप्स, इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल। तो क्या कहते हैं इसको हम? आपका प्रेसिपिटेशन। तो अगर किसी जगह में आपका प्रेसिपिटेशन ज्यादा है, तो ऊपर से नमकीन पानी गिरता है। ठीक है, फ्रेश वाटर गिरता है ऊपर से, आपका नमक कहां से आपका जाएगा? इवेपोरेट होकर ऊपर पानी ऊपर इवेपोरेट होता है ना आपका। तो जहां पे आपका बारिश ज्यादा होती है, तो वहां के समुद्र का पानी कैसा होगा आपका? थोड़ा सा कम सैलाइन होगा। और किसी एक ऐसा एरिया जहां पे आपका एक्चुअल में इवेपोरेशन बहुत ज्यादा होती है, तो वहां पे क्या होगा? आपका पानी में पानी उड़ जाएगा, लेकिन जो बचेगा वो क्या होगा? सॉल्ट। ठीक है, सलाइन बनेगा आपका बहुत ज्यादा। तो इवेपोरेशन एंड प्रेसिपिटेशन आर वन रीजंस। ठीक है, सेकंड आप लिखो, इनफ्लो ऑफ फ्रेश वाटर फ्रॉम रिवर्स। इनफ्लो ऑफ फ्रेश वाटर फ्रॉम रिवर्स।
इनफ्लो ऑफ फ्रेश वाटर फ्रॉम रिवर्स। तीसरा लिखो विंड। एक और फैक्टर है, हालांकि बहुत माइनर सा फैक्टर है आपका ये। कई जगह क्या होता है, आपका सरफेस वाटर को कौन सी फोर्स मूव करती है आपकी? एक तो करंट्स होती है, दूसरी क्या होती है? वेव्स। वेव्स किससे जनरेट होती हैं आपकी? तो किसी एक जगह की जो आपकी सलाइन वाटर है सरफेस के ऊपर, उसको दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट कौन कर सकती है? आपकी विंड्स। और हो सकता है कि उस सलाइन वाटर को कहीं और ट्रांसफर कर दिया और नीचे क्या बच गया आपका सिर्फ फ्रेश वाटर। ठीक है, तो salinity कैन आल्सो बी अफेक्टेड बाय द विंड्स। ठीक है, कट हो सकता है आपका। ठीक है, एसिड रेन। ओके, एक सेकंड रुकना बस, देखो लेट मी फाइंड दी और क्या लिखा है आपको। हाँ, विंड पानी को मूव करके डिस्प्लेस कर देती है। ठीक है, सपोज अगर यहाँ का सलाइन वाटर है, हाँ हवा तो बाउंड्री को समझ नहीं पा रहा क्वेश्चन। मैं आपको स्टडी में करा एक बहुत माइन्यूट सा फैक्टर है, लेकिन ये भी काम कर सकता है। सपोज आपका वेव्स के कारण आपका जो सलाइन वाटर किसी और ओशन में ही किसी और जगह पे चला गया आपका। हमने क्या बोला, देखो ओशन में कोई, हम भले ही 5 ओशन के नाम लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये थोड़ी कि ओशंस की बाउंड्री है। अब देखो अटलांटिक ओशन इस सदर से मिल रही है आपकी, इंडियन ओशन आपकी पैसिफिक से मिल रही है, दे डोंट हैव एनी बाउंड्री, मतलब जैसे डिमार्केट कर रखा है ना। तो अगर किसी जगह के ऊपर आपका सॉल्ट का कंटेंट ज्यादा है, तो हो सकता है वेव्स के फॉर्म में वो किसी और जगह के ऊपर चला जाए। ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं बस। अगला आप देखो टेम्परेचर। सॉरी टेम्परेचर, सॉरी सॉरी सॉरी, डेंसिटी लिखो तो करेगा ना, हम समझ। डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ वाटर। अगर पानी आपका डेंस है, ठीक है, तो वो आपका नीचे ज्यादा ज्यादा आपका पानी आपका, ठीक है, ज्यादा आपको सैलिन वाटर का देखने मिलेगा सरफेस के नीचे देखने को मिलेगा आपको सरफेस के। ओके, थोड़ा सा एग्जांपल लिख लेते हैं हम आपका। हाईली सैलाइन वाटर बॉडीज लिखो आप, हाईली सैलाइन वाटर बॉडीज। सबसे पहले आप लिखो लेक वैन। लेक वैन, लेक वैन कहाँ पे आपकी? टर्की में। ठीक है, 330 पार्ट्स पर थाउजेंड। ठीक है, दिस इज लेक वैन टर्की। सेकंड इज योर डेड सी, ये है आपका 238 पार्ट्स पर थाउजेंड। और एक है आपका, बस दो ही लिखो। डेड सी कहाँ पे आपका? इजराइल। इजराइल। डिस्प्यूटेड है, बट हमारा मित्र देश कौन है? अब एक रिसेंट में एक मुद्दा आया था, को बहुत संगीन मुद्दा है। उस मुद्दे में क्या होगा, जो आपका रशिया वाले, रशियन न्यूज वाले ना कुछ रिपोर्ट कर रहे थे इंडिया की T20 मीटिंग को। उन्होंने ना एक मैप दिखाया, उस मैप में कश्मीर तो भारत का पार्ट दिखाया है, लेकिन अक्साई चीन चाइना का पार्ट दिखाया है। ठीक, तो वो चीजें चेंज होती रहती हैं। तो कोई और कंट्री होगी, कश्मीर कभी भी अगर शो करेगा तो अपने मैप में क्या शो करेगा? कश्मीर उनका दिखाएगा। जब हम इंडिया का मैप ड्रॉ करते हैं तब उसमें हम अपना पार्ट दिखाते हैं। ये मैप देखने में सुंदर है, वैसे सुंदर नहीं मैप ये वाला, है ना? ये मैप हमने खुद डिजाइन करवाया, लेकिन इस मैप में एक दिक्कत थी। इस मैप में सिर्फ एक दिक्कत थी कि कश्मीर देखो टेढ़ा है इसके अंदर। वो कश्मीर हमने खुद बनाया है। वो कश्मीर एक्चुअल में इस मैप के अंदर पाकिस्तान का दिखाया हुआ था, तो अक्साई चीन था वो चाइना का दिखाया हुआ था। लेकिन ये मैप था वो सुंदर, तो उसको चिपकाने के मतलब उस चीज को एडिटिंग की, खुद ड्रॉ किया हुआ है, पर टेढ़ा दिखेगा आपको कश्मीर, है ना? खुद बनाया। तो आप कह रहे हो कि जॉर्डन जो है आपका, जॉर्डन में है, लेकिन इजराइल भी क्लेम करता है उसका, ऐसा नहीं। ठीक है, जैसे आपका वो सिटी ऑफ जेरूसलम है,
इजराइल उसको अपना पार्ट मानता है, फलस्तीन जो जिसको हम कंट्री नहीं मानते उसको अपना पार्ट मानती है। How many countries are there in the world? 193 as per UN, ठीक है। बट अगर ताइवान को भी काउंट करें, ठीक है, अगर हम और सिंगल कंट्री को काउंट करें तो इट कैन इवन एक्सीड 220, ठीक है। देयर आर मेनी रीजंस इन द वर्ल्ड व्हिच आर क्लेमिंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर टेरिटरीज, ठीक है। जैसे आपका लुहांस्क और डोनेट्स्क है आपका कहां पे, यूक्रेन में, ठीक है। द वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन स्टार्टेड बिकॉज़ ऑफ टू रीजंस, लुहांस्क एंड डोनेट्स्क। और दोनों जो रीजन क्या करते थे आपका, यूक्रेन से इंडिपेंडेंस मांगते थे। रशिया ने उनको बोला है कि आज तुम इंडिपेंडेंट हो, हालांकि उनको वो इंडिपेंडेंट है, या इंडिपेंडेंट वहां पे आपका यूक्रेन नहीं है, लेकिन वर्ल्ड कमेटी क्या मानती है कि वो ये किसका पार्ट है, यूक्रेन का पार्ट है, ठीक है। तो थिंग्स कम्युनिटी में ऐसी आपकी हो जाती है। ओके, अब आप लिखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी। देखिए नॉर्मल salinity ranges between normal salinity ranges between 23 कितनी है आपकी एवरेज सैलिनिटी, 33 ppd से लेकर 37 ppd तक, ठीक है। लिखिए इन लैंडलॉक्ड रेड सी, in landlocked Red Sea, it is as high as 41 ppt. It is as high as landlocked Red Sea. Red Sea दिख रही है आपको मैप में, कौन कौन सी कंट्री की बाउंड्री रेड सी के साथ, सूडान है, इथियोपिया है, इजिप्ट है, ठीक है, जिबूती है, थोड़ा सा आपका, ठीक है, इथियोपिया है आपका, यमन है। तो ये जो आपका रेड सी है, ठीक है, ये थोड़ा सा आपका लैंडलॉक्ड है, हालांकि जुड़ती है आपके रीजन से, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन जो आपका ये रेड सी है इसमें भी क्या है, सैलिनिटी थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो हम इससे थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक चीज एज्यूम कर सकते हैं कि जो भी वाटर बॉडी आपकी लैंडलॉक्ड होगी उसमें सैलिनिटी आपकी ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये हम परसेप्शन ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके, 41 ppt, 41 41 है, 41 ppt, ठीक है।
ओके अब लिखो पैसिफिक ओशन में लिखो आप, पैसिफिक ओशन में आप लिखो 35 to 31, 35 to 31। फिर आप लिखो अटलांटिक, अटलांटिक में आप लिखो, अटलांटिक ओशन में तो है आपकी, अटलांटिक ओशन में आप लिखो 36, अटलांटिक ओशन में आप लिखो 36। देखिए आर्कटिक में आप लिखो 33। हालांकि याद नहीं करनी, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मतलब हर जगह की कॉमन कॉमन ही रहती है आपकी। तो आप लिखो इंडियन ओशन में लिखो आपके, इंडियन ओशन में लिखो आपको, आप लिखो 35। सॉरी ग्रीन केबल वाटर का परसेंटेज वही है आपका जो हम नॉर्मल एज्यूम करते हैं, 29%, 29। ठीक है ओके, इसमें आप और क्या लिख सकते हैं, इसमें आप लिखो सी सच एज बाल्टिक सी, सी सच एज बाल्टिक सी, BALTIC, बाल्टिक सी कहाँ पे है आपका, यूरोप में। ठीक है बाल्टिक सी जो है ना आपका, जो आपको कंट्री दिख रही है आपको, नॉर्वे, इस्टोनिया, लातविया वगैरह, जो बीच में गैप है आपका, वो कौन सी सी है आपकी, बाल्टिक सी। ठीक है देखा है यूरोप में ऊपर है आपका फिनलैंड, इथोपिया, लातविया, लिथुआनिया, ठीक है, इस्टोनिया, दीस आर ऑल द बाल्टिक कंट्रीज। तो ये जो बीच में सी है वो कौन सी आपकी, बाल्टिक सी है। ठीक है यहाँ पे आपकी सैलिनिटी जो कम है, ठीक है देखो रिकॉर्ड्स लो सैलिनिटी, यहाँ पे एक्चुअल सैलिनिटी अब थोड़ी सी कम वैसे होनी चाहिए क्योंकि ठंडा पानी होता है यहाँ पे, लेकिन दूसरा क्या है कि बहुत सारे रिवर्स फ्लो करती हैं यहाँ पे। ठीक है लिखो ड्यू टू हाई हाई इनफ्लक्स ऑफ रिवर वाटर, ड्यू टू हाई इनफ्लक्स ऑफ रिवर वाटर। ठीक है देखिए ब्लैक सी also records low salinity, Black Sea also records low salinity। तो स्टॉप। ठीक है अब अगला आप लिखो मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी MEDITERRANEAN, मेडिटेरेनियन सी एंड कैस्पियन सी records high salinity, records high salinity। ठीक है तो हमने छोटी मोटी सीज के नाम डिस्कस कर लिए, जैसा तो मेडिटेरेनियन है और जो आपकी कैस्पियन सी है, यहाँ पे ना आपकी अच्छी खासी इवेपोरेशन हो जाती है, तो यहाँ पे क्या होगी, सैलिनिटी आपकी ज्यादा होगी। ठीक है और ऊपर से लैंड लॉक भी है इसलिए भी ज्यादा होगी, जबकि आपकी जो कौन सी सी है आपकी, वहाँ पे बाल्टिक सी है। ठीक है इसके अलावा कौन सी सी है आपकी, ब्लैक सी है, इसमें क्या है सैलिनिटी थोड़ी सी कम है। व्हाई, बिकॉज काफी सारी रिवर जो इसके अंदर ड्रेन करती हैं। ठीक है तो कुछ यही चीजें आपके रिगार्डिंग। अगला आप लिखो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी, जब हम समुद्र में ऊपर से नीचे जाते हैं तो आपकी सैलिनिटी कम होती है कि ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्टिकल सैलिनिटी, द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी। इसे आप लिखो सैलिनिटी चेंजेस विद डेप्थ, सैलिनिटी चेंजेस विद डेप्थ। तो बताओ सरफेस पे सैलिनिटी ज्यादा होगी या कम होगी, कम होगी, क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, कोई लॉजिक तो होगा। तो थोड़ा सा मान सकते हैं। ठीक है पर वो धीरे धीरे डेंस बनता है, धीरे नीचे जाता है। मेनली आपका क्या होता है ना, इवेपोरेशन बहुत स्ट्रांग होती है कहाँ पे, सरफेस के ऊपर। तो जो आपका जनरल ट्रेंड आपको देखने को मिलता है ना, इवेपोरेशन इज स्ट्रॉन्गर देन डेंसिटी, ऐसा कहा था। तो आपका फैक्टर है इवेपोरेशन जरा बड़ा इफेक्ट डालता है, तो आपका सरफेस वाटर जनरली क्या होता है, आपका ज्यादा सैलाइन होता है। देखिए salinity at the surface increases by the loss of water,
salinity at the surface increases by the loss of water to ice or evaporation. Loss of water to ice or evaporation. Sometimes it is also decreased by the input of fresh waters from the river. Sometimes it is also decreased by the input of fresh water from the rivers. ठीक है, अब यहाँ पे ना एरो देके लिखो कि सरफेस की जो सैलिनिटी होती है इट इज नॉट फिक्स्ड. ठीक है, लिखिए सरफेस सैलिनिटी हेंस इज वेरिएबल. सरफेस सैलिनिटी हेंस इज वेरिएबल. वेरिएबल मतलब विद चेंजेस. ठीक है, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है आपका. विद डिफरेंट प्लेसेस इट चेंजेस. बट आपकी जो नीचे की सैलिनिटी होती है वो आपकी क्या रहती है, फिक्स रहती है. और आपका फैक्टर आपने अभी डिस्कस किया, कौन सा फैक्टर है उसका, डेंसिटी. तो आप लिखिए सैलिनिटी एट डेप्थ. सैलिनिटी एट डेप्थ is very much fixed. Salinity at depth is very much fixed because there is no way the water is added. Sorry, there is no way the water is lost, because there is no way the water is lost or the salt is added. तो नीचे जो है आपकी सैलिनिटी आपकी कम है ज्यादा है, इट डिपेंड्स अपॉन एरियाज, बट कहीं ना कहीं क्या रहेगी आपकी बिल्कुल सेम टू सेम या कांस्टेंट ही रहेगी. ठीक है, अभी तक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होती है आपकी. देखो ये है आपका डीप ओशन और यहाँ पे क्या है आपका सरफेस ओशन. सरफेस ओशन आपका जो बात थी वो बिल्कुल सही थी. ठीक है, जब हम सरफेस से नीचे जाएंगे तो आपकी सैलिनिटी क्या होगी, सैलिनिटी इंक्रीजेस. बट एक ऐसा लाइन होगी आपकी जहां पे आपका ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलेगा आपको सैलिनिटी का. दिस लाइन इज कॉल्ड एज हेलो लाइन. ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, हमने वो डिस्कस करना है आपका. देखिए देयर इज अ मार्क्ड डिफरेंस. There is a marked difference in salinity. There is a marked difference in salinity between the surface zone and the deep zones of the ocean. देखिए the low saline water rest above the high saline dense water. ठीक है, जो आपका कम saline पानी होता है वो क्या होता है आपका हल्का होता है. ठीक है, वो किसके ऊपर रेस्ट करता है आपका डेंस पानी के ऊपर वो रेस्ट करता है. देखिए सैलिनिटी increases with depth. Salinity increases with depth, and there is a distinct मतलब अलग, and there is a distinct zone called क्या है इसका नाम, halocline. There is a distinct zone called halocline where the salinity increases sharply. जिस पॉइंट से आपकी सैलिनिटी एकदम से इंक्रीज करना शुरू कर देती है, क्या कहते हैं इस पॉइंट को हम, हेलोक्लाइन. ठीक है, सरफेस वाटर की सैलिनिटी क्या होती है आपकी, कम होती है, थोड़ी सी कम होती है सरफेस वाटर की एज कंपेयर टू डीप ओशन वाटर. बट दिस इज स्पेसिफिक पॉइंट. ठीक है, जहां से आपकी सैलिनिटी बढ़ना शुरू हो जाती है, तो क्या कहते हैं इस पॉइंट को हम, हेलोक्लाइन. शार्पली इंक्रीज होना शुरू करती है, दैट लाइन इज कॉल्ड एज हेलोक्लाइन. मतलब
इस लाइन के ऊपर जो आपका पानी होगा वो आपका नीचे के पानी से क्या होगा, कम सलाइन होगा। ऊपर का पानी कम सलाइन होगा, नीचे का पानी आपका ज्यादा सलाइन होगा। ठीक है, तो सलाइनिटी के रिगार्डिंग आपको इतनी ही जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं मेडिटेरेनियन सी की, तो इसमें क्या सलाइनिटी आपकी ज्यादा है। ठीक है, और आपकी ब्लैक सी में सलाइनिटी क्या है आपकी, कम है। रेड सी में ज्यादा है, लैंडलॉक्ड है। ठीक है, और आपकी बाल्टिक सी क्यों, रिवर। ठीक है, ओके चलो, तो और अरेबियन सी ज्यादा है। बे ऑफ बंगाल, रीजन पता है ना आपको, जो लैंड लॉक्ड है जहाँ पे पानी का इन्फ्लक्स ज्यादा है, वहाँ पे सैलिनिटी क्या होगी आपकी, जहाँ पे पानी का इन्फ्लक्स ज्यादा है वहाँ पे सैलिनिटी कम होगी, जो लैंड लॉक्ड है वहाँ पे सैलिनिटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो हल्के हल्के पैटर्न आपको याद करने हैं। तो हमने जो स्टार्टिंग में लिखा था सैलिनिटी, ये वाला पार्ट जो है आपका वो डन है। अब हम डिस्कस करेंगे आपका टेम्परेचर। ठीक है, तो नाउ गिव द नेक्स्ट हेडिंग, गिव द नेक्स्ट हेडिंग temperature of ocean water. Next heading is the temperature of ocean water. इसका आप लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। पहला पॉइंट है इसका, कौन कौन से फैक्टर जो ओशन वाटर के टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, डिफरेंट डिफरेंट जगह के ऊपर आपका टेम्परेचर डिफरेंट होता है। व्हाई, ओके। पहला आप लिखो लैटिट्यूड। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट डाउन लैटिट्यूड। क्या होता है लैटिट्यूड से आपका, अगर कोई जगह आपकी हाई एल्टीट्यूड के ऊपर है, यानी कि आपका पोलर रीजन के ऊपर है, तो क्या होगा वहां पे, पानी ठंडा होगा, टेम्परेचर कम होगा। और अगर इक्वेटर के पास है टेम्परेचर ज्यादा होगा। यू नो ना, हाई एल्टीट्यूड मींस लो टेम्परेचर, लो एल्टीट्यूड मतलब हाई टेम्परेचर। ठीक है, दूसरा प्रीवेलिंग विंड्स, प्रीवेलिंग विंड्स। क्या सर, क्या सर, प्रीवेलिंग विंड मतलब जो विंड उसके ऊपर आपकी है। ठीक है, कभी कभी आपकी वार्म विंड्स होती है, कभी कभी आपकी कोल्ड विंड्स होती है। अगर आपकी विंड्स लैंड के टेम्परेचर को डिफरेंट कर सकती हैं, तो ऑब्वियसली आपका सरफेस प्रेशर को भी वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रिवेलिंग विंड्स जो है वहां पे जो आपकी एग्जिस्टिंग विंड्स होती है वो भी टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करती है आपकी। अगला लिखो आप ओशन करंट्स। ओशन करंट्स, ओशन करंट्स दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, वार्म वाटर और कोल्ड वाटर। किस जगह के ऊपर अगर वार्म वाटर आ रहा है तो क्या होगा आपका सरफेस टेम्परेचर वहां का पानी का गर्म, और अगर कोल्ड आ रहा है तो ठंडा टेम्परेचर, कम टेम्परेचर होगा आपका। तो ओशन करंट्स आपका किसमें अफेक्ट होगा, लिखने की जरूरत नहीं है, बस पता होना चाहिए। विंड कंडीशंस होगी, ओशंस हो गई आपकी, लैटिट्यूड हो गया। ठीक है, इसके अलावा आप लिखो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। unequal distribution of land and water. Which area gets heated up fast, land या sea water? कौन सा एरिया जल्दी गर्म होता है? लैंड जो होता है इट गेट्स हीटेड अप फास्टर एज कंपेयर टू योर सी। आपका जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है इसमें लैंड ज्यादा है, मैप देख लो आप। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपकी लैंड ज्यादा है एज कंपेयर टू योर सदर्न हेमिस्फीयर। तो व्हिच हेमिस्फीयर विल गेट मोर हीट, नदर्न हेमिस्फीयर। तो आपका जो पानी होता है नदर्न हेमिस्फीयर का, ठीक है, उसका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है किसके साथ, लैंड के साथ। तो कहीं ना कहीं कंपैरेटिवली आपका नदर्न हेमिस्फीयर का पानी होता है वो सदर्न हेमिस्फीयर से ज्यादा गर्म होता है। ठीक है, होता क्या है कि सूरज की रोशनी मिलना एक चीज नहीं होती है, सूरज की रोशनी ट्रैप
ज्यादातर कौन करता है, आपका लैंड ट्रैप करती है। तो ये वाला एरिया जो है आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का, ये आपका कंपैरेटिवली गर्म होता है एज कंपेयर टू सदर्न हेमिस्फीयर। आपके सामने मैप दिख रहा है आपको, ठीक है। मतलब आपकी इक्वेटोरियल लाइन जाती है कहां से, बीच से नहीं जाती है बिल्कुल, इक्वेटोरियल लाइन जाती है थोड़ा सा ऊपर, जो आपका जो कंट्री है ना, चैड, सुदान, इथियोपिया वगैरह, यहाँ श्रीलंका में थोड़ा सा नीचे से आपकी लाइन जाती है, यहाँ से आपकी लाइन जाती है इक्वेटर जाती है कहां से, आपका श्रीलंका के हल्का से नीचे से। तो अब देखो कि कितनी कम जमीन है आपके सदर्न हेमिस्फीयर की, ठीक है। सदर्न हेमिस्फीयर में जमीन कम है, इसके कारण जो उसकी हीट है वो इसकी हीट क्या करती है आपकी थोड़ी सी कम रिसीव करते हैं सदर्न हेमिस्फीयर, एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रिसीव्स मोर हीट, ठीक है। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपकी सी होती है, इसका ज्यादा कॉन्टैक्ट होता है किसके साथ, लैंड के साथ, ठीक है। और देखो आपको लगेगा कि ये कैसे अफेक्ट कर सकता है, नाम सुना आपने लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज, ठीक है। जब आपकी जो ये है आपकी जो लैंड है आपकी, जब आपका हीट अप हो जाता है, ठीक है, तो क्या करता है, ठंडी विंड्स में आता है इससे सी से, ठीक है। और जब जब आपका सी गर्म हो जाती है, अब मैं पूरा प्रॉपर समझा देता हूँ, ठीक है। सपोज दिस इज योर लैंड सरफेस एंड दिस इज योर सी सरफेस। अभी हमने डिस्कस किया कि कौन सा एरिया आपका ज्यादा जल्दी गर्म होता है, लैंड की सी। लैंड आपका ज्यादा गर्म हो गया, जो एरिया आपका गर्म होता है बहुत जल्दी दिन के टाइम, सपोज हम बात करते हैं डे की, जो एरिया आपका दिन में गर्म हो गया, ठीक है, ये जरा हीटअप है कि ये जरा हीटअप है लैंड, तो लो प्रेशर का बनेगा आपका, लो प्रेशर का बनेगा आपका लैंड में, क्या बनेगा आपका लो प्रेशर एरिया। और कंपैरेटिवली ये एरिया आपका ठंडा होगा तो यहाँ क्या बनेगा आपका हाई प्रेशर एरिया। विंड कौन सी डायरेक्शन में जाती है आपकी, हाई टू लो, तो दिन में क्या चलती है आपकी सी ब्रीज। अब अगर लैंड आपकी जल्दी गर्म होती है तो लैंड आपकी जल्दी ठंडी भी होती है, तो ड्यूरिंग नाइट व्हाट विल हैपन, आपका लैंड ठंडी हो जाएगी और सी आपका हल्का सा गर्म रहेगा, तो आपकी कौन सी विंड चलेगी यहाँ पे, लैंड ब्रीज। और लैंड ब्रीज क्या करेगा, आपका उन हवाओं को सी पे लेके आएगा। तो जब आपका लैंड का जरा कांटेक्ट होता है ना, तो उसकी विंड और आपकी विंड बहुत ज्यादा एक्सचेंजिंग होती है, इसी कारण से आपका सी का जो टेम्परेचर होता है उसके ऊपर भी क्या पड़ता है, आपका असर पड़ता है, ठीक है। लैंड हीटेड अप है, ऑटोमेटिकली आसपास का पानी भी आपका हीटेड अप है, ठीक है। लैंड ज्यादा कहां पर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की जो आपकी सी है उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सी इन द सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। आगे समझ, हमने 4 फैक्टर डिस्कस किए। पहला सबसे नॉर्मल कौन सा है आपका, लैटिट्यूड, ठीक है। हायर द लैटिट्यूड लोअर द टेम्परेचर, ये आपका एक रिलेशन हो गया। दूसरा हो गया ओशन करंट्स, किसी जगह के ऊपर आपका कोल्ड करंट आ गया तो सबसे बेटर क्या होगा, आपका कोल्ड हो जाएगा। कहीं पे आपका वार्म आ गया तो आपका टेम्परेचर वहां पे वार्म हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या हो गया आपका, कांटेक्ट विद द लैंड, लैंड का कांटेक्ट है कि नहीं है, कौन से एरिया की चीज का ज्यादा कांटेक्ट है लैंड के साथ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का, तो लैंड जरा हीट एब्जॉर्ब करती है, तो जो आपका पानी होगा किसका, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का, वो आपका गर्म होगा एज कंपेयर टू वाटर ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर। इसके अलावा और कोई फैक्टर है आपका, विंड्स, क्योंकि विंड एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ठंडी कोल्ड विंड्स है, वार्म विंड्स है, कैसी विंड्स है आपका, वो भी बहुत ज्यादा फर्क डालती है इसके ऊपर, टेंपरेचर के ऊपर, ठीक है। अगला हम डिस्कस करते हैं आपका हॉरिजॉन्टल एंड सॉरी सिंपल लिखो, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। इसमें सिंपल लिखो, टेम्परेचर डिक्रीजेस, टेम्परेचर डिक्रीजेस, टेम्परेचर डिक्रीजेस with the increasing depth, ठीक है। टेम्परेचर डिक्रीजेस with the increasing depth, देखिए there is a boundary region, there is a boundary region between the surface water, is a boundary region between the surface water of the ocean, between the surface water of the ocean and the deeper layers, between the surface water of the ocean and the deeper layers, देखिए this boundary region
from where there is a rapid decrease in temperature. This boundary region from where there is a rapid decrease in temperature is called as thermocline. It's called as thermocline. ठीक है, एक मिनट जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो आपकी सलाइनिटी क्या होती है, बताओ। सलाइनिटी डिक्रीज करती है, इंक्रीज करती है? इंक्रीज करती है, सलाइनिटी इंक्रीज करती है। तो जिस पॉइंट से आपकी सलाइनिटी में शार्प इंक्रीज होता है तो क्या कहते हैं उस पॉइंट को? हेलोक्लाइन। वैसे ही जब आपकी डेप्थ बढ़ती है तो आपका टेम्परेचर फॉल करता है, और जिस लाइन से आपका टेम्परेचर एकदम से फॉल करना शुरू करता है क्या कहते हैं उस लाइन को हम? थर्मोक्लाइन। ठीक है, तो ये दो लाइन के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो जहां पे भी वर्ड हालो आ गया ना उसका मतलब है सॉल्ट। ठीक है, जहां पे वर्ड आ गया आपका थर्मो, इट मींस टेम्परेचर। ठीक है, तो लिखो, लिख लो थर्मोक्लाइन। देखिए अबाउट 90% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर, about 90% of the total volume of water is found below the thermocline। ठीक है, इसका मतलब है थर्मोक्लाइन सरफेस के बहुत पास होती होगी। ठीक है, तो थर्मोक्लाइन किस एरिया में होती है हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो लिखिए थर्मोक्लाइन usually begins at the depth of 100 to 400 meter। ठीक है, thermocline usually begins at the depth of 100 to 400 meter, यानी कि इस एरिया में आपका टेम्परेचर फॉल करना शुरू कर देता है। ठीक है, हो सकता है आपकी थर्मोक्लाइन 100 मीटर पे शुरू हो जाए, थर्मोक्लाइन आपकी 500 मीटर सॉरी 400 पे शुरू हो, 300 पे शुरू हो, लेकिन जब शुरू होगी तो कितना लंबा एक्सटेंड करेगी, वो आपकी 1000 मीटर तक एक्सटेंड कर सकती है। थर्मोक्लाइन कोई एक प्रॉपर लाइन नहीं होती, थर्मोक्लाइन का पूरा एक जोन होता है। तो थर्मोक्लाइन का जोन कितना थिक हो सकता है? देखो थर्मोक्लाइन कैन बी 500 to 1000 मीटर थिक। थर्मोक्लाइन कैन बी 500 to 1000 मीटर थिक। बस एक लाइन लिख दो, the average temperature of surface water of the ocean is about, guess कितना हो सकता है? The average temperature of surface water of ocean is about, guess कितना हो सकता है आपका surface? 33 close 50 ऊपर जाएगा तो 27। ठीक है, 27 कहते हैं, हालांकि चेंज हो सकता है। ठीक है, किसी की जगह के ऊपर आपको 0 भी बनता है डीप है। नॉर्मल से इक्वेटर में भी अगर आपका पानी बहुत डीप है ना, इक्वल 0। ठीक है, इतना ठंडा पानी का नीचे का आपका अबाउट 27 डिग्री सेल्सियस, एंड इट ग्रेजुअली डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल, and it gradually decreases from equator toward the poles।
ठीक है, लिख लिया। अब इसमें लिखो आप द रेट ऑफ डिक्रीज कितना होता है, देखो द रेट ऑफ डिक्रीज इज 0.5 डिग्री सेल्सियस पर लैटिट्यूड। The rate of decrease is 0.5 डिग्री सेल्सियस पर लैटिट्यूड। ठीक है, अगर आपका इक्वेटर में टेम्परेचर आपका 27 डिग्री है, ठीक है, तो आपका 2 डिग्री के ऊपर क्या होगा, 2 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर टेम्परेचर क्या होगा आपका 26 डिग्री। ठीक है, और अगर आपका टेम्परेचर मैं बोलूं आपका 23.5 डिग्री के ऊपर क्या टेम्परेचर होगा आपका, गेस कर सकते हैं हम, आपका 17 डिग्री के आसपास कुछ टेम्परेचर होगा आपका। ठीक है, तो एवरेज कितना आपका इक्वेटर के ऊपर 27 है आपका। ठीक है, मान लेते हैं कि 27 है आपका इक्वेटर के पास, हालांकि जरा ही हो सकता है कि 27 तो पूरी ओशन का एवरेज है। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे आपका टेम्परेचर कितना है, आपका 30 है, कुछ भी है आपका, तो जब तक हम पहुंचेंगे आपका 23 डिग्री के ऊपर जो कि आपका लैटिट्यूड है, तो टेम्परेचर कितना पहुंच चुका होगा, 10 डिग्री या 11 डिग्री कम हो चुका होगा। समझ रहे हो इस चीज को। ठीक है, मतलब कि हर एक डिग्री तक टेम्परेचर कितना कम होता है आपका, 0.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। ठीक है, ऐसी स्टेटमेंट्स आपके एग्जाम में आते हैं। देखो जो हमने फर्स्ट और सेकंड यूनिट कर रखी है, फर्स्ट और सेकंड यूनिट के जो क्वेश्चन है ना आपके पिछले 2 एनडी में काफी सारे नंबर के आ रहे थे, 10-10 क्वेश्चन तक, मतलब आपके एक ही यूनिट से बने हुए। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका इस बार क्वेश्चन कहां से आ सकते हैं, ओशनोग्राफी से और एटमॉस्फेयर से। तो अच्छे खासे क्वेश्चन जो है वो कर लो इसके। ठीक है, जितनी मेरी समझ है आपके रिएक्शंस को देखकर आपको ये वाला चैप्टर बेटर समझ आया है एज कंपेयर टू योर लिथोस्फीयर, है ना। चलिए पढ़ लेता हूं मैं थोड़ी बहुत। ठीक है, तो यू हैव डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस चैप्टर एज कंपेयर टू दैट वन। ठीक है, बट वो है कि मुश्किल है, तो आपको मैं खुद ही बोलते हैं चैप्टर मुश्किल है आपका। तो ऐसा नहीं है कि मतलब करना नहीं है, करना है उसको, लेकिन अगर ये समझ आ रहा है तो इसके ऊपर आपकी स्ट्रेंथ पर विश्वास करो, हो सकता है कि थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन इसी में से आ रहे हैं इस बार। ठीक है, फिर यहाँ तक। ठीक है, तो हमने क्या डिस्कस किया, आपका सैलिनिटी और टेम्परेचर। टेम्परेचर डिक्रीज होता है विद डेप्थ, सैलिनिटी इंक्रीज होती है विद डेप्थ। जो आपका जोन डिफरेंशिएट करता है हाई सैलिनिटी और लो सैलिनिटी को, क्या कहते हैं उसको हम, एलोक्लाइन। ठीक है, और जो आपका टेम्परेचर को डिफरेंशिएट करता है उसको थर्मोक्लाइन। कहां पे शुरू हो सकती है आपकी, 100 से लेकर 400 डिग्री कहीं भी शुरू हो सकती है, और कितनी ठीक हो सकती है आपकी वो, वेरी गुड। ठीक है, तो बेसिक चीजें हैं। ठीक है, एवरेज टेम्परेचर कितना है आपका सी का, जो कि आपका रूम टेम्परेचर तो ये होता है आपका 27 डिग्री। ठीक है, कितने होता है मान लो, हेलो क्लाइंट थिकनेस मेंशन नहीं है इस में। ठीक है, मेंशन नहीं है, बस लिखा हुआ कि एक जोन है। ठीक है, जिसके बाद से आपका टेम्परेचर जो है वो फॉल करना शुरू कर देता है। ठीक है, ओके, एक और चीज, चलो डन है, अब तो इसमें कुछ है नहीं है। ये जो पार्ट है ना आपका सी फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन, ये चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करते हैं कि सपोज कि आपका कॉन्टिनेंट है ना, तो कॉन्टिनेंट के बहुत ज्यादा दूर जाके मतलब आपको क्या देखने को मिलेगी, मतलब हम कहते हैं कि समुद्र के अंदर ही अपनी दुनिया है। देखिए अपने एक्वामैन। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होता है कि अगर आपका ये सी वाटर है, तो सी वाटर ना एकदम से डीप नहीं होता है, बहुत लंबे समय तक क्या चलेगा आपका, कॉन्टिनेंटल शेल्फ चलेगी। ठीक है, फिर आपका कुछ डीप रीजन आएगा, फिर आपका बड़े बड़े मैदान आएंगे, फिर आपकी रिजीज आएंगी। ठीक है, फिर आपके एटॉल्स आएंगे। ठीक है, तो देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच आर इनसाइड द सी। ठीक है, तो हमने क्या डिस्कस करना, आपका सी फ्लोर में कितने किलोमीटर तक आपका प्लेन एरिया है, कितने किलोमीटर में आपका एक बहुत बड़ा एक शार्प देखने को मिलता है, कहां पे आपको एबाइडल प्लेन, कहां पे आपको एटॉल देखने को मिलते हैं। देयर आर मेनी फीचर्स व्हिच आर इनसाइड द सी सरफेस। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन सिर्फ दो के ऊपर ही आते हैं, एटॉल क्या होता है, एबाइडल प्लेन क्या होता है। आज तक तो ये क्वेश्चन है, इसलिए और कुछ नहीं पूछा। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे इसको अगली क्लास में। नॉट अ वेरी लॉन्ग चैप्टर। ठीक है, चैप्टर भी नहीं है, पार्टी है आपका। आफ्टर दिस थिंग योर ओशंस विल बी कंप्लीटेड एंड यू विल स्टार्ट विद योर एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर यू विल फाइंड लिटिल बिट इंटरेस्टिंग। ठीक है, और कहीं ना कहीं आप बता पाओगे कि मतलब इंडिया में जो भी हो रहा है वेदर का फिनोमेना, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, इज इट बिकॉज ऑफ द पैटर्न जो आपको चलता आ रहा है कि कोई डिस्टर्बेंस हो चुकी है, इस कारण से आपकी यहाँ पे ठंड है मई के महीने में। ठीक है,
मई है ठंडा होता है कि नहीं है कंपैरेटिवली, अगर आप ध्यान देते हो नहीं देते हो, लेकिन एक्चुअल में मई में बहुत गर्मी होती है, जून में हल्की सी राहत मिलती है, वो भी आपके जून के 3rd या 4th वीक। ठीक है, क्या असर पड़ेगा इसका हमारे ऊपर? कितने हो आप लोग एग्रीकल्चर फैमिली से? ठीक है, एग्रीकल्चर नहीं, चलो वो तो आपका है ही एग्रीकल्चर फैक्टर, लेकिन एक और चीज भी तो है ना आपकी, जब आप फसलों की क्या करते हो तो कटाई होती है, कटाई के लिए क्या वर्ड होता है आपका? हार्वेस्टिंग। जब आप हार्वेस्टिंग करते हो तो उस टाइम जब आपकी मशीन्स आती हैं, वो मशीन्स आपके दानों को सेपरेट करती हैं। ठीक है, और उसके लिए क्या होता है, आपकी फसल को पहले बहुत लंबे समय तक खुले मैदान में सुखाते हैं, उसके बाद मशीन में डालते हैं। ठीक है, ताकि सीलन वगैरह ना हो। अप्रैल में क्या हुआ, फसल तो कट गई, लेकिन उसके बाद क्या हो गया आपकी बारिश, तो फसल में क्या आ गई आपकी नमी आ गई। उस नमी के कारण वो मशीन दाना सेपरेट नहीं कर पाएगी, और अगर आप उसको बड़े से सुखाओगे नहीं तो आपका खराब हो जाएगी पूरी फसल। तो कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज में पोटेंशियल है कि वो आपको भूखा मार सकता है। ठीक है, आप तो लोग एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो, अगर आपका थोड़ा दाने महंगे भी हो गए तो आपको कोई असर नहीं पड़ेगा, बट देयर आर लॉट ऑफ फैमिलीज व्हिच विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड। अगर आपका वीट का प्राइस 5-6 रुपीस ही बढ़ गया ना, दे विल डाई आउट ऑफ हंगर। ठीक है, राइस कभी परचेज किया मार्केट में आपने? आई बेट कि आपके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने जो आपको राइस खिलाए होंगे वो 35-36 रुपीस पर केजी वाले खिलाए होंगे, मिनिमम टू मिनिमम अगर होंगे उसके अबव ही खिलाए होंगे आपको। लेकिन भारत की सरकार को वो 36 रुपए वाले राइस भी आपको 3 रुपए पर केजी में बेचने पड़ते हैं। व्हाई? बिकॉज पीपल आर नॉट एबल टू अफोर्ड इवन 36 रुपीस। ठीक है, अगर 20 रुपीस में भी सेल करोगे ना, देयर आर मेनी पीपल हु विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड। गवर्नमेंट हैज टू गिव दोस राइस एट 3 और 5 रुपीस पर केजी। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में। सही, जोगिंदर कहली, धर्मवीर, प्रिया, सुशांत, एनी डाउट? No, sir. Okay.